नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार की रेल जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों की स्पीड पकड़ चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के कोटपूतली पहुंचे और यहां से जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट आज जोधपुर में थे। वहां पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील सचिन पायलट ने की और बीते दिन अमित शाह भी जोधपुर दौरे पर पहुंचे थे। तो तमाम राजनीतिक दल और इन राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी और प्रत्याशियों के लिए वोट जुटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से जान झोंकते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक दलों में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये आपको बताएंगे। अब देखिए, दूसरे चरण में झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और मौजूदा सांसद दुष्यंत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन उनके नामांकन में खुद उनकी माता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नदारद दिखी। न केवल अपने बेटे के नामांकन के मौके पर वो गायब दिखी, बल्कि अमित शाह के जोधपुर दौरे के दौरान भी, उस जनसभा के दौरान या उस कार्यक्रम के दौरान भी गैर मौजूदगी वसुंधरा राजे की रही। और आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। क्या है इसके पीछे की वजह? इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे, जब जोधपुर पहुंचकर अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया, एक बैठक कोर कमेटी की हुई, तो इस बैठक में उस मंत्र के तौर पर क्या कुछ संदेश और संकेत अपने नेताओं को, स्थानीय नेताओं को दिए गए हैं, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बाड़मेर, जैसलमेर और खास करके शिव विधानसभा सीट पर किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक और जाट वोट बैंक के इर्द गिर्द की सियासत गरमाने लगी है, यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले वसुंधरा राजे पर आते हैं। अब वसुंधरा राजे की इन 3 कार्यक्रमों में गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। हालांकि वसुंधरा राजे की इन तीनों कार्यक्रम में गैर मौजूदगी का सवाल तो है, लेकिन जाहिर तौर पर वो कहां है, अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई। और किस वजह से वो इन तीनों कार्यक्रम से गैर मौजूद रही, इसकी कोई औपचारिक या प्रमाणिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। और अगर वो अपने किसी पारिवारिक इमरजेंसी में अगर व्यस्त हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या वसुंधरा राजे को यह संकेत और संदेश शीर्ष नेतृत्व से मिला है कि आप खुद को थोड़ा पीछे ही रखिए? अब देखिए, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भी वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिली। तो आखिर वसुंधरा राजे को पीछे रखने का मकसद क्या है? क्या शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे एक कैंपेनर के तौर पर भी प्रचार करें पार्टी का? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी, और राजस्थान क्या पूरे देश भर में जिस तरीके से लोकसभा का प्रचार अभियान हैंडल कर रही है, उसमें सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का ही लगाती आ रही है। अब राजस्थान का अगर जिक्र किया जाए तो राजस्थान में भी एक उदाहरण बीजेपी ने सेट कर दिया है। बीजेपी ने, देखिए, विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, उनकी पत्नी महिमा कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया है। अब जाहिर तौर पर इसको लेकर सवाल उठेंगे और चुनावी सभाओं में इस तरह के सवाल न उठें कि बीजेपी भी, देखिए, परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। क्या यही वजह है कि वसुंधरा राजे, क्योंकि खुद वो विधायक है और उनके बेटे को भी टिकट झालावाड़ से रिपीट किया गया है, तो क्या इन सवालों से बचने के लिए वसुंधरा राजे के चेहरे को पीछे रखा जा रहा है और यह संकेत या संदेश बीजेपी के ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वसुंधरा राजे को दिया गया है? और शायद यही वजह है कि वो बड़े कार्यक्रमों के साथ साथ अपने बेटे के नामांकन में भी नहीं पहुंच पाई या पहुंची नहीं।
हालांकि मैं एक बार फिर से कहता हूं कि किसी भी पारिवारिक आपातकालीन स्थिति को लेकर टीवी9 राजस्थान उस स्थिति का सम्मान करता है और ऐसी स्थिति में ऐसी गैर मौजूदगी या इस तरह के सवाल उठाना सही नहीं है, यह बात भी हम कहते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने कल जनसभा से पहले एक बैठक कोर कमेटी के लिए, इस बैठक में क्या हुआ, हालांकि कई चैनलों पर आपने देखा होगा कि अमित शाह पहुंचे और मंत्र दिया जीत का, लेकिन इस जीत के मंत्र में क्या कुछ था, क्या फॉर्मूला था जो सेट करने आए थे अमित शाह। दरअसल जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को ही टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं और मौजूदा समय में पूरी ताकत पार्टी झोंक रही है कि मिशन 25 को रिपीट किया जा सके। अब इस बैठक से अंदर खाने खबरें यह मिली कि तमाम जो नेता हैं, या यूं कहें कि वो लोग जो प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, चाहे जोगाराम पटेल की बात की जाए या फिर के विश्नोई साहब हों, इन तमाम मंत्रियों को भी संकेत दिया गया है और साफ तौर पर उनको यह कहा गया है कि अगर आपके इलाके में पार्टी नहीं जीतती है तो इसका असर भी आपके राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है, क्योंकि जो आपकी जीत हुई है वहां पर लोगों ने वोट विकास के नाम पर किया है। तो यह अंदर खाने की खबरों के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि यह वोट आपके चेहरे पर नहीं पड़ा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शीर्ष नेतृत्व के विकास के कामकाज पर वोट पड़ा है, और अगर कहीं भी ऊंच नीच होती है तो फिर इसका असर राजनीतिक करियर पर भी पड़ सकता है। अब ऐसे में इलाके के इन अगर 3-4 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो इस चाहे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हों, जोगाराम पटेल हों या फिर के विश्नोई साहब, इनकी कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। अब जोधपुर लोकसभा सीट की अगर बात हम जो कर रहे हैं उसमें एक और चीज देखी जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे को भी पार्टी आगे रखने से थोड़ा हिचकती नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है यह भी समझना जरूरी है। दरअसल ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर अब देखिए, उससे पहले एक घटनाक्रम यह होता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जब गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आते हैं तो बोलने के लिए उतना समय नहीं मिलता जितना आमतौर पर किसी मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत को मिलता नजर आता रहा है। यानी कि बोलने के लिए बहुत ज्यादा समय उनको दिया नहीं गया और उसकी नाराजगी, उसकी कसक जो है गजेंद्र सिंह शेखावत की बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ झलकता नजर आया। ईआरसीपी को लेकर भी जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया तो ईआरसीपी का मुद्दा जब उठाया तो राज्य सरकार को उसका क्रेडिट देते नजर आए, यानी क्रेडिट भी शेखावत को नहीं दिया गया। क्या इसके पीछे की वजह यह तो नहीं कि ईआरसीपी लागू करने का दावा जो बीजेपी कर रही है उसमें देरी को लेकर केंद्रीय मंत्री पर सवाल न उठें, इस तरह का संकेत और संदेश ना जाए? क्या इसको राज्य सरकार बनते ही एक उपलब्धि के तौर पर पार्टी प्रेजेंट कर रही है और वो चेहरे जो देरी के लिए जिम्मेदार हैं उनको पीछे रखकर चुनाव जिताने की रणनीति पर काम कर रही है? इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जिनकी प्रस्तावित सभाएं थी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अमित शाह उनको चार्टर्ड प्लेन में अपने साथ दिल्ली लेकर आए। बावजूद इसके, जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रस्तावित कई जनसभाएं थी, उन जनसभाओं को रद्द करते हुए दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली में क्या कुछ कहा गया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि कुछ एक लोकसभा सीटों का चुनावी खर्चे का पूरा जिम्मेदारी एक तरीके से कही जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधों पर ही सौंपी गई। अब चाहे उसमें पाली की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, बाड़मेर जैसलमेर की बात की जाए, इन लोकसभा सीटों का चुनावी खर्च अब गजेंद्र सिंह शेखावत ही तय करेंगे। क्या एक अथॉरिटी गजेंद्र सिंह शेखावत को पैसा खर्च करने की जो एक्स्ट्रा दी गई है उसके पीछे भी वजह यही है कि किसी भी तरह की कोई कसक न रह पाए और बीजेपी जहां इस बार थोड़ा कंफ्यूजन में है इन सीटों को लेकर, वहां वो हर एक कड़ी काटा कस लिया जाए जिसकी वजह से
हार जीत पर असर पड़ सकता है। चलिए खैर, अब बात करेंगे शिव विधानसभा की और खास बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। और शिव विधानसभा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहां पर कांग्रेस के एक बड़े नेता कांग्रेस के लिए ही मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं। नाम है अमीन खान साहब। अमीन खान साहब यूं तो फतेह खान साहब की कांग्रेस में वापसी को लेकर नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन अब यूं कहें कि खुलकर मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में उन्होंने फतेह खान को फतेह राम कहकर संबोधित कर दिया और कह दिया कि वो मुस्लिमों के नेता नहीं बल्कि वो तो जाटों के हैं। अब ऐसे में क्या मुस्लिम वोट बैंक के ध्रुवीकरण की कोशिश अमीन खान कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से अमीन खान चुनाव हारे, उसके बाद से स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल कांग्रेस पार्टी के लिए बनती इस सीट पर नजर आई। रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े, फतेह सिंह जो कांग्रेस में थे वो कांग्रेस से बागी होकर लड़े, लेकिन यहां पर अमीन खान का वोट बैंक भी खिसकता नजर आया। अब देखिए, अमीन खान ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में 22% मुस्लिम हैं, ये प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी, मुस्लिमों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर हो चुकी है। अब शिव विधानसभा तो कभी मुस्लिम वर्ग के हाथ में नहीं आने वाली है, इस बात का दावा करते वो नजर आए और फतेह खान को मुस्लिमों का नहीं जाटों का नेता बताते नजर आए। क्या एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक को, या यूं कहें कि जिसके आधार पर अमीन खान की राजनीति शिव विधानसभा में रही है, जो राजनीतिक जमीन उनकी रही है, क्या उस राजनीतिक जमीन को फिर से तैयार करने की कोशिश में इस तरह की बयानबाजी अमीन खान ने की है? लेकिन सवाल यह उठता है कि जब फतेह खान को कांग्रेस में इसी वोट बैंक के लिए वापसी कराई गई है ताकि ये वोट बैंक लामबंद रहे, इसमें बिखराव ना हो, तो क्या अमीन खान का यह बयान मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ जाट समाज के वोट बैंक का भी ध्रुवीकरण लोकसभा चुनाव में कर देगा? क्या कांग्रेस पार्टी को अमीन खान के इस बयान से नुकसान पहुंचेगा? यह सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट के जरिए अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।